एसिंक्रोनस टाइम डील मल्टीप्लेक्सिंग को देखते हैं। अच्छा, एसिंक्रोनस स्टैटिस्टिकल टाइम डील मल्टीप्लेक्सिंग दोनों का एक ही मतलब है ना, तो दोनों नाम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। एसिंक्रोनस समझ लें या स्टैटिस्टिकल समझ लें। एसिंक्रोनस टाइम डील मल्टीप्लेक्सिंग में हम डाटा हर किसी भी वर्क स्टेशन का उस वक्त भेजते हैं जब उसके पास डाटा हो, ठीक है। तो उस केस में हम एक स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लायर की मदद से उसको हम डाटा उठा लेते हैं और वो डाटा हम फ्रेम को ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास कोई डाटा नहीं है तो उसका खाली फ्रेम नहीं जाएगा, जिसका डाटा है उसका डाटा जाएगा, जिसका डाटा नहीं है उसकी जगह पे किसी अगले का डाटा चला जाए। हम देखें ए बी सी डी 4 है ना, पहले वाले के पास ये डाटा है, दूसरे वाले के पास नहीं है, तीसरे वाले के पास है, चौथे वाले के पास नहीं। अब इन पहले और तीसरे ने भेजना है, दूसरे और चौथे यानी कि ए और सी ने भेजना है, बी और डी ने नहीं भेजना। तो क्या करेगा, बी और डी को कोई स्लॉट नहीं देगा। पहला ए का डाटा आ जाएगा, फिर उसके बाद सी का आ जाएगा, फिर ए का आ जाएगा, फिर सी का आ जाएगा, ठीक। ए सी ए सी ए सी इसी लिहाज से चलते जाए। तो जिसका डाटा नहीं है उसके लिए हम कोई बैंडविड्थ जाया नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि सिंक्रोनस में क्या होता था, हमारे को फिक्स दे देते थे और उसका डाटा है भेजे नहीं भेजना तो वो जगह खाली जाए। जब वो जगह खाली जाती थी तो बैंडविड्थ जाया हो रही होती थी। तो ये मसला एसिंक्रोनस में हल किया जाता है कि अगर कोई आइडल मोड में है या डाटा नहीं भेज रहा तो उसकी जगह खाली नहीं भेजनी, उसकी जगह किसी और को दे देना। लेकिन यहाँ पे हमने उस हिसाब से इंटरलीवर में जिस लिहाज से डाटा उठा रहे हैं उसी तरह डी इंटरलीवर में उसी लिहाज से डाटा वापस भी ट्रांसमिट करना, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये निस्बतन कॉम्प्लेक्स है लेकिन बैंडविड्थ एफिशिएंट है। अब ये देखें मल्टीप्लेक्सिंग में वही वाला, अगर ए के 4 बिट्स हैं, बी के 2 हैं, सी का 1 है, डी के 4 है, तो पहले इसने क्या किया, ए बी सी और डी उठा लिया, ए बी सी डी उठा लिया, ठीक है। अगर 3 फ्रेम वाला है तो ए बी और सी उठाएगा, डी अगले में चला जाएगा। इसी तरह उससे आगे वाली क्या है, ए बी उसके बाद फिर डी आ जाएगा, ए बी और फिर डी आ गया। देखिए ए बी सी डी, ए बी और फिर डी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए और डी, ए और डी आ गया। उसके बाद एंड पे फिर ए रह गया ना। अब देखें इसकी मदद, इसमें कोई भी फ्रेम जाया नहीं सिवाय सबसे आखिर वाली फ्रेम की चंद 1 बिट्स की, ये मैक्सिमम जाया होती है ना, इसके अलावा कोई जाया नहीं होती। जबकि सिंक्रोनस में हर फ्रेम के अंदर अगर किसी का डाटा नहीं है तो वो जाया हो रही होती थी। अब डीमल्टीप्लेक्सर में जिस तरह से हमने डाटा उठाया था उसी सीक्वेंस से वापस हर एक को कर दिया। A1 अब टाइम डील मल्टीप्लेक्सिंग है, ओनली 3 लाइन्स डाटा। अब देखें पहले वाली लाइन का है, दूसरे वाली लाइन का, तीसरे वाली लाइन का। जब तीनों सिर्फ 3 लाइनों का डाटा है तो पहले ए उठाएगा, फिर सी उठाएगा, फिर ई उठाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर ए सी और ई, ए सी और ई, ए सी और ई, ये 4 दफा ये आ जाएगा। अब ये ए और ए एक्स्ट्रा है, ए और ए एक्स्ट्रा जो है वो तीसरे पे चला जाए, ठीक है। ये समझाने के लिए ये क्या किया गया, ए वाला पहली लाइन के ऊपर है, सी वाला तीसरी लाइन के ऊपर है, ई वाला 5वीं लाइन के ऊपर है। तो पहले A1 C3 E5 आ जाएगा, यानी कि पहली लाइन का ए आ गया, तीसरी लाइन का सी आ गया, 5वीं लाइन का ई है। इस तरह पहले का ए, तीसरे का सी, 5वें का ई आ गया, पहला, तीसरा और 5वां ना। एंड पे क्या किया, दोनों ए के भेज दिए क्योंकि सिर्फ ए का डाटा रह गया, उसी लिहाज से भेज दिए। अब इस केस में देखें 1 से 2 नहीं तो तीसरी लाइन का, चौथी लाइन का भी है तो साथ में डी को भी ऐड कर लेगा ना। वही है कि पहला, दूसरा, फिर उसके बाद अगले पे ये आ जाएगा, अगले पे ये आ जाएगा। अगर सारी लाइनों का है तो सारों का डाटा भेजता जाएगा। पहले देखें 3 के पहले 3 तक तो सारों का आ जाएगा, चौथे केस में ए के बाद सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा। 5वें के केस में ए और सिर्फ ए आ जाएगा, ए और ए आ जाएगा। इनवर्स मल्टीप्लेक्सिंग, इनवर्स डीमल्टीप्लेक्सिंग में हम वही काम कर रहे होते हैं जो हम मल्टीप्लेक्सिंग में कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, डाटा को उसी तरतीब से वापस उठाते हैं जिस तरतीब से हमने भेजा होता है, ठीक है।
ये एसिंक्रोनस या स्टैटिस्टिकल में ये चीज बड़ी जरूरी होती है कि आपने जिस तरतीब से डाटा उठाया है उसी तरतीब से हमने उसको वापस भी भेजना है। इसकी टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे स्टार्टिंग फ्लैग होता है, एंड पे एंडिंग फ्लैग होता है। ठीक है, फ्लैग लगाओ सबसे स्टार्ट वाला और एंड वाला। उसके बाद एड्रेस फील्ड है, इसकी कंट्रोल फील्ड है, इंफॉर्मेशन फील्ड है और एरर कंट्रोल चेक है ना। ये इसका ओवरऑल फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। असल में क्या चीज होती है, इसके अंदर एड्रेस और डाटा होता है, बाकी स्टार्टिंग और एंड फ्लैग होता है, इसका एड्रेस होता है, इसका कंट्रोल होता है। एड्रेस इसके अलावा उसमें लेंथ वगैरह पता होती है। अच्छा, इंटरलीविंग और सिंक्रोनाइजेशन। इंटरलीविंग और सिंक्रोनाइजेशन जो है ये हमारी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर एसिंक्रोनस के केस में बड़ी जरूरी चीज होती है। क्योंकि देखो एसिंक्रोनस में हम जब डाटा, जिसका डाटा है उसका भेज रहे हैं, जिसका नहीं है उसका नहीं भेज रहे, तो इंटरलीवर जो होता है उसने ये काम करना होता है क्या, नंबर ऑफ स्ट्रीम बिट्स को उठाना होता है कि जो ग्रुप्स हैं, जो इनपुट से जो ग्रुप उठाए जा रहे हैं उससे उसके मल्टीपल्स लाने को उठाने के प्रोसेस को इंटरलीवर कहते हैं। यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग के लिए जो आप ग्रुप्स उठा रहे हैं वो इंटरलीवर होते हैं ना। अब देखें इस केस में आगे मैं आपको डायग्राम दिखा दूं, ये देखें। अब ये जो है ये इंटरलीवर है ना, ये वाला। इसने क्या किया, पहले ए का डाटा उठाया, फिर बी का उठाएगा, फिर सी का उठाएगा। ठीक है, A1 B1 C1 आ गया। इसी तरह A2 B2 C2 आ जाएगा, A3 B3 C3 आ जाएगा। इसी तरह ये क्या चीज है, ये डी इंटरलीवर है। डी इंटरलीवर देखे ना, इसने तो ये डाटा इस तरतीब से उठा के भेज दिया। ठीक है, इस तरतीब से उठा के भेज दिया। जब इसने यहां से इधर भेजा तो ये वाला इंटरलीवर जो है ये सिंक्रोनाइज हुआ पड़ा होता है इस डी इंटरलीवर के ऊपर। ठीक है, इंटरलीवर उसको कहते हैं जो इनपुट से डाटा उठा के मल्टीप्लेक्स करके देता है। डी इंटरलीवर उसको कहते हैं जो हमें यहां से आउटपुट लेके हमें वापस डाटा हर एक का उसके चैनल को दे देते हैं। तो ये इंटरलीवर और डी इंटरलीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये सिंक्रोनाइज होंगे तो ही हम डाटा सही रिसीव कर सकेंगे। क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन हमें बताएगी कि पहले किसका डाटा उठाना है, बाद में किसका उठाना है और उसके बाद किसका उठाना है। सिंक्रोनाइजेशन के केस में हम 0 और 1 के बिट्स दे देते हैं, वो ये बताते हैं कि हमारा डाटा अभी सेंड हो रहा है या नहीं सेंड हो रहा। मतलब 0 और 1 के बिट्स जो हैं वो स्टार्ट और एंड के तौर पर दे सकते हैं। अब फर्ज करें एक फ्रेम स्टार्ट हो रही है तो हमने 1 भेज दिया। अब जब फ्रेम खत्म हो रही है तो हमने 0 भेज दिया कि ये फ्रेम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, 1 से अगर हम फ्रेम को स्टार्ट करवा रहे हैं तो 0 से हम क्या करेंगे, फ्रेम को स्टॉप करवा देंगे या इंफॉर्मेशन भेज देंगे आप फ्रेम खत्म हो गई। अब ये जब ये एक्स्ट्रा बिट्स भेजते हैं तो ये हमारे सिस्टम के अंदर ओवरहेड भी पैदा करती है। क्योंकि वही बात है, आप एक्स्ट्रा बिट्स भेज रहे तो ओवरहेड तो पैदा करेंगे वो। ये देखिए, पहले फ्रेम के लिए हमने 1 भेज दिया। ठीक है, ये खत्म हो गई, इससे अगले वाली स्टार्ट हो गई। और दूसरे के बाद अगले के लिए हमने 0 भेज दिया। ठीक है, ये पहले वाले के लिए 1 भेजा, दूसरे वाले के लिए 0 भेजा और तीसरे वाले के लिए 1 भेजा। जब सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न में जिस तरह की पहले वाला फ्रेम आ गया जी, दूसरे वाले के साथ 0 का आ गया, तीसरे वाले के साथ 1 का आ गया, तो इस तरह हम सिंक्रोनाइज कर सकते हो ना।